लास्ट दो लेक्चर्स में हमने नॉन रीमान सीरीज इंटीग्रल्स की मदद से नए ऐसे फंक्शंस मालूम करने का तरीका सीखा है जो रीमान सीरीज इंटीग्रेबल हैं। सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ये था कि अगर एक फंक्शन रीमान सीरीज इंटीग्रेबल हो और उसकी रेंज वाले सेट के ऊपर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन हो, दोनों की कंपोजिशन से बनने वाला नया फंक्शन रीमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा ये था कि अगर दो फंक्शंस रीमान सीरीज इंटीग्रेबल हो तो उनके सम से बनने वाला जो नया फंक्शन होगा वो भी रीमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। आज हम सीखेंगे कि अगर एक फंक्शन रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है और आप उसको किसी कांस्टेंट नंबर c से मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन cf बना लेते हैं तो वो फंक्शन cf भी रीमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। और एक और छोटा सा रिजल्ट सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है कि अगर एक फंक्शन f आपके पास है जो रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है और c कोई रियल नंबर है, आपने नया फंक्शन cf बनाया है, तो वो cf फंक्शन भी रीमान सीरीज इंटीग्रेबल होगा। cf फंक्शन कैसे ऑपरेट होता है आपको याद करवा दूं कि जब फंक्शन cf जो है वो किसी एलिमेंट x पे ऑपरेट हो तो बेसिकली फंक्शन f(x) पे ऑपरेट करते हैं और जो आंसर आता है उसके साथ c मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो प्रूव हमने ये करना है कि जो नया फंक्शन cf है ये भी रीमान इंटीग्रेबल है। ये c कोई सा भी रियल नंबर हो, ये c चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो और चाहे ज़ीरो हो। हम इसको प्रूव करेंगे तीन केसेस में। एक दफ़ा c को पॉजिटिव रियल नंबर लेकर, एक दफ़ा c को नेगेटिव रियल नंबर लेकर और एक दफ़ा c को ज़ीरो लेकर। और कैसे प्रूव करेंगे कि cf जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, इस बात का इस्तेमाल करके कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास रीमान सीरीज इंटीग्रेबल हो तो फिर उसका अपर रीमान सीरीज इंटीग्रल और लोअर रीमान सीरीज इंटीग्रल दोनों इक्वल होते हैं। अगर फंक्शन रीमान सीरीज इंटीग्रेबल हो तो ऐसा होता है, ऐसा हो तो हम फंक्शन को रीमान सीरीज इंटीग्रेबल कहते हैं। और याद रहे अगर कोई फंक्शन रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है तो उसका इंटीग्रल यूपीएफ अल्फ़ा के इन्फीमम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एलपीएफ अल्फ़ा के सुप्रीमम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ हमें गिवन है कि रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है तो f के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। हम f को यूपीएफ अल्फ़ा के इन्फीमम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एलपीएफ अल्फ़ा के सुप्रीमम से भी कैलकुलेट करते हैं और यही रिज़ल्ट हमने cf के लिए बनाना है। हमने cf को रीमान सीरीज इंटीग्रेबल प्रूव करना है। हम प्रूव ये करेंगे कि cf का जो अपर रीमान सीरीज इंटीग्रल है और cf का जो लोअर रीमान सीरीज इंटीग्रल है दोनों इक्वल हैं। अगर हम cf के लिए ये बात प्रूव कर लें तो इसका मतलब होगा कि जो cf फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। एक बात थ्योरम में और भी प्रूव करना है कि अगर cf को हमने प्रूव कर लिया है कि ये रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है तो फंक्शन cf का इंटीग्रल जो है वो f के इंटीग्रल को c से मल्टीप्लाई करने से बनेगा। दो बातें इस थ्योरम में हमने प्रूव करनी है। एक तो ये कि cf फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और दूसरा ये कि cf फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो f के इंटीग्रल को c से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। गिवन हमें ये है कि f रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है और मैंने कहा ये बात प्रूव करने के लिए कि cf रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है हम इसके अपर रीमान सीरीज इंटीग्रल और लोअर रीमान सीरीज इंटीग्रल को इक्वल प्रूफ करेंगे। आपको याद ही होगा हमारे पास दो टूल्स हैं किसी भी फंक्शन को रीमान सीरीज इंटीग्रेबल प्रूफ करने के। एक ये जिसका मैंने अब जिक्र किया है और एक इससे पहले जिसका हम डिफरेंट थ्योरम में इस्तेमाल करते आए हैं, कॉची क्राइटेरिया। यहाँ पर हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे और क्यों इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसकी वजह यह है कि हम फंक्शन cf और फंक्शन f के सुप्रीमम और इन्फीमम की आपस में रिलेशन बना सकते हैं। हमारे पास फंक्शन f और फंक्शन cf के सुप्रीमम और इन्फीमम की रिलेशंस मौजूद हैं।
पहले मैं फंक्शन सी एफ का लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल मालूम करूंगा और किसी भी फंक्शन का जो लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल हुआ करता है वो एल पी एफ अल्फ़ा के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है। और एल पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल हुआ करता है? एल पी एफ अल्फ़ा इक्वल हुआ करता है समेशन एम आई डेल्टा अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n, और जिसमें ये जो स्मॉल एम आई है ये क्या होता है? फंक्शन की वैल्यूज़ का इन्फीमम होता है ओवर द ith सब इंटरवल। हम रिलेशन बनाएंगे इन्फीमम की फंक्शन एफ एक्स की वैल्यूज़ के लिए और फंक्शन सी एफ की वैल्यूज़ के लिए। डिफरेंट केसेस करेंगे, अगर सी पॉजिटिव है, अगर सी नेगेटिव है और अगर सी ज़ीरो है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम केस कर रहे हैं कि अगर सी पॉजिटिव है तो फंक्शन सी एफ और फंक्शन एफ के इन्फीमम और सुप्रीमम की रिलेशन क्या है। फ़िलहाल मैंने कैलकुलेट करना है एल पी एफ अल्फ़ा। एल पी एफ अल्फ़ा के लिए मुझे दोनों के इन्फीमम की रिलेशन की ज़रूरत है, और जब मुझे कैलकुलेट करना होगा अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल तो उसके लिए मुझे दोनों के सुप्रीमम की रिलेशन चाहिए होगी। और हमारे पास एक रिज़ल्ट मौजूद है कि अगर ए हमारे पास कोई बाउंडेड सबसेट हो आर का और सी कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो तो सेट सी ए का इन्फीमम ऑफ ए इंटू सी टाइम्स होगा, और सेट सी ए का सुप्रीमम ए के सुप्रीमम इंटू सी के इक्वल होगा। हमारे पास एक सेट है जिसमें एफ ऑफ एक्स मौजूद हैं और एक दूसरा सेट है जिसमें मेरे पास c टाइम्स एफ ऑफ एक्स मौजूद हैं। मुझे एफ ऑफ एक्स वाले सेट का इन्फीमम लेना है तो मेरे पास एल पी एफ अल्फ़ा बनेगा। मुझे c टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाले सेट का इन्फीमम लेना है तो मेरे पास एल पी सी एफ अल्फ़ा बनेगा। तो बेसिकली मेरे पास एक सेट है जिसमें एफ एक्स मौजूद हैं आइए सब इंटरवल में से x लेते हुए, और एक सेट है जिसमें c टाइम्स एफ एक्स मौजूद हैं, यानी वो सेट जिसमें एफ एक्स मौजूद हैं उस सेट के हर एलिमेंट को c से मल्टीप्लाई करके ये सेट बन रहा है। और ये रिलेशन हमारे पास इन्फीमम की मौजूद है और ये रिलेशन हमारे पास सुप्रीमम की मौजूद है। पहले मैं एल पी एफ अल्फ़ा और एल पी सी एफ अल्फ़ा कैलकुलेट करूँगा और इनकी आपस में रिलेशन बनाऊँगा और उसकी मदद से सुप्रीमम लेकर मैं लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल हल करूँगा सी एफ फंक्शन के लिए। तो हम बात करने लगे हैं सी एफ के इन्फीमम की। अगर कोई सी हम पार्टीशन ले ले P से x0 से xn तक इंटरवल ए बी की, और हम कैलकुलेट करना चाहें सी एफ ऑफ एक्स सेट का इन्फीमम ओवर द ith इंटरवल। जैसे मैंने बताया सी एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि सी को मल्टीप्लाई कर लें एफ एक्स से। तो अगर आप सेट एफ एक्स का इन्फीमम मालूम करें और उसको सी से मल्टीप्लाई करके सी एफ एक्स सेट का इन्फीमम कैलकुलेट करना चाहते हैं और सी हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो सी बाहर आ जाएगा और उस सेट का इन्फीमम मालूम कर लेंगे जिसमें सिर्फ एफ ऑफ एक्स हैं। ये मैंने इस रिलेशन का इस्तेमाल किया है। मुझे कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है एल पी सी एफ अल्फ़ा। उसके लिए मैं इस इन्फीमम्स को डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करूँगा और सम लूँगा आई फ्रॉम 1 to n। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन में दोनों साइडों पर डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये काम हम आई की तमाम वैल्यूज़ 1 2 से लेकर n तक करते हैं। मेरे पास n इक्वेशंस बन जाएंगी और उन n इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा इन्फीमम सी एफ ऑफ एक्स का इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई फ्रॉम 1 to n, और राइट साइड पे मेरे पास आ जाएगा c पूरी समीशन में से कांस्टेंट है बाहर कॉमन आ जाएगा इन्फीमम एफ ऑफ एक्स का ऑन द ith इंटरवल इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई, और इस सारे का सम आई फ्रॉम 1 to n। और एल पी एफ अल्फ़ा की डेफिनेशन के मुताबिक ये बन रहा है एल पी सी एफ का और ये बन रहा है एल पी फंक्शन एफ का, ये बाहर c एज इट इज़। एल पी सी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा की रिलेशन हमने मालूम कर ली है सी पॉजिटिव के केस में कि एल पी एफ अल्फ़ा कैलकुलेट करके उसको सी से मल्टीप्लाई कर लें तो एल पी सी एफ अल्फ़ा आ जाता है। और अगर मैं ये एल पी एफ अल्फ़ा का सुप्रीमम निकाल लूँ, मैं सुप्रीमम ले रहा हूँ, लेफ़्ट साइड पे सुप्रीमम आ जाएगा एल पी सी एफ अल्फ़ा का
और राइट साइड पे सुप्रीमम आ जाएगा C टाइम्स LPF अल्फ़ा का जब हम पार्टीशंस P को चेंज करते चले जाएंगे। राइट साइड पे फिर मेरे पास सुप्रीमम है एक ऐसे सेट का जिसमें एक सेट के एलिमेंट्स को हमने C से मल्टीप्लाई किया है। फिर हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर C A सेट है उसका सुप्रीमम निकालना है तो आप A का सुप्रीमम निकाल के उसे C से मल्टीप्लाई कर लें। तो हम ऐसा करते हैं, राइट साइड पे LPF अल्फाज का सुप्रीमम हल करते हैं और उसे C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो C बाहर आ जाएगा और LPF अल्फाज का सुप्रीमम, अगर मैंने LPCF अल्फाज का सुप्रीमम हल किया है तमाम पार्टीशंस के लिए, तो वो मेरे पास बन जाएगा क्या, लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल ऑफ CF फंक्शन। और राइट साइड पे मैंने LPF अल्फाज का सुप्रीमम हल किया है, तो राइट साइड पे मेरे पास बन जाएगा F का रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल। तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल बन गया है फंक्शन CF का, और राइट साइड पे मेरे पास लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल बन गया है फंक्शन F का। F के बारे में हमें मालूम है कि F जो है हमारे पास रिमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल लोअर मालूम करें या इसका इंटीग्रल अपर मालूम करें, दोनों सेम ही बात है। तो ये जो लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल है बेसिकली ये रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल ही है, क्योंकि F रिमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो राइट साइड पे इस इक्वेशन की लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल की जगह सिंपली रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल लिख रहे हैं। मैंने हल कर लिया है फंक्शन CF का लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल और इसका जवाब आया है C टाइम्स रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल ऑफ फंक्शन F। इसी तरह से मैं CF फंक्शन का अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल मालूम करूँगा, और अगर अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल का भी यही आंसर आ गया तो मसला हल। CF फंक्शन का लोअर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल और CF फंक्शन का अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल अगर सेम आ रहे हैं तो रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा कि ये फंक्शन रिमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल है, और दोनों जिस नंबर के इक्वल आ रहे हैं वही उसका रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल भी है। तो अब मैं मालूम करना चाहता हूँ फंक्शन CF का अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल। जो फंक्शन CF है उसका अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल कैसे मिलेगा, UPF अल्फाज का इन्फिमम लेके, और फंक्शन CF की बात कर रहे होंगे तो हम UPCF अल्फाज का इन्फिमम लेंगे तो CF फंक्शन का रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल मिल जाएगा। और मेरे पास जो है UPF अल्फा किसके इक्वल हुआ करता है, वो इक्वल हुआ करता है समीशन कैपिटल MI डेल्टा अल्फा I फ्रॉम 1 to n, और जिसमें MI क्या हुआ करता है, फंक्शन की ith सब इंटरवल के ऊपर वैल्यूज़ का सुप्रीमम। ये UPF अल्फा है, मुझे कैलकुलेट करना है UPCF अल्फ़ा, तो उसमें मेरे पास CF फंक्शन के सुप्रीमम की बात होगी और इसमें f ऑफ x के सुप्रीमम की बात हो रही है, और एक सेट के सुप्रीमम और उसको C से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेट बने उसके सुप्रीमम में और इन्फीमम में रिलेशन हमारे पास मौजूद है। क्या रिलेशन है, सेट के C से मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम लें तो वो C टाइम्स सुप्रीमम ऑफ A होता है, और सेट को C से मल्टीप्लाई करके इन्फीमम लें तो वो C टाइम्स इन्फीमम ऑफ A होता है, बशर्ते कि हमारे पास जो नंबर C है वो पॉजिटिव हो। फिलहाल मुझे एक रिलेशन मालूम करनी है UPF अल्फ़ा में और UPCF अल्फ़ा में, ताकि मैं UPCF अल्फ़ा का इन्फीमम लेकर मैं मालूम कर सकूं CF अल्फ़ा का अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल, और UPF अल्फाज में P के रिस्पेक्ट से सुप्रीमम लेकर मैं मालूम कर सकूं F का अपर रिमान स्टिल्टन इंटीग्रल। और ये रिलेशन मैं मालूम करूंगा C F ऑफ X के सुप्रीमम की रिलेशन और F ऑफ X के सुप्रीमम की रिलेशन से, और उसमें इन रिजल्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सुप्रीमम हल करने लगे हैं किसका, C F ऑफ X का आयत सब इंटरवल के ऊपर। बेसिकली ये सेट जिसका हम सुप्रीमम ले रहे हैं ये f ऑफ x को c से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, और इस रिलेशन के मुताबिक हम ऐसा करते हैं कि c बाहर रख लेते हैं और f ऑफ x वाले सेट का सुप्रीमम ले लेते हैं। तो c बाहर आ गया, f ऑफ x वाले सेट का सुप्रीमम ऑन द ith सब इंटरवल। और हमने मालूम करना है UPCF अल्फ़ा और UPF अल्फ़ा, और वो बन सकता है जब हम इनको डेल्टा अल्फ़ा I से मल्टीप्लाई करें और सम कर लें।
ये जो मेरे पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह की हमारे पास बन जाएंगी n इक्वेशन। उन सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं और ऐड करते हुए चूंकि c मेरे पास कांस्टेंट है, इसमें समीशन वाला i इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसे बाहर लिख लिया है। ये बन गया है क्या भला? ये बन गया है फंक्शन CF का u, यानी ये बन गया है UPCF अल्फ़ा, और ये बन गया है फंक्शन f का u यानी UPF अल्फ़ा, और ये आ गया है बाहर c। रिलेशन बना ली है मैंने किस किस में? UPF अल्फ़ा में और UPCF अल्फ़ा में। और अगर हम इन यूज का क्या ले लें, इन्फीमम ले लें, तो हमारे पास अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल बन जाएगा। ऐसा करते हैं, पार्टीशन P को चेंज करते हुए जो डिफरेंट एलिमेंट्स इधर बन रहे हैं और जो डिफरेंट एलिमेंट्स इधर बन रहे हैं, उन दोनों एलिमेंट्स वाले सेट का हम इन्फीमम ले रहे हैं। हमने दोनों साइडों पर इन्फीमम ले लिया और राइट साइड पर ये जो C आएगा इन्फीमम के अंदर, उसे बाहर लिख लिया। बिल्कुल लिख सकते हैं किस प्रॉपर्टी की मदद से कि सेट CA का इन्फीमम निकालना हो तो वो C टाइम्स ऑफ इन्फीमम A होता है। तो अगर मुझे इस सेट का इन्फीमम निकालना है जिसमें C टाइम्स UPF अल्फाज मौजूद हैं, तो मैं C बाहर ले लूँ और UPF अल्फाज वाले सेट का इन्फीमम ले लूँ, एक ही बात है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। और अगर मैंने UPCF अल्फाज का इन्फीमम ले लिया है तो मेरे पास बन गया है CF फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल। लेफ्ट साइड पे CF फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल बन गया है और राइट साइड पे C के अलावा बाकी जो एक्सप्रेशन है वो F फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल बन गया है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे है CF फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल और राइट साइड पे है C टाइम्स फंक्शन F इंटीग्रल। फंक्शन F के बारे में क्या मालूम है? हमें मालूम है कि जो फंक्शन F है वो रीमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल है। तो क्या मतलब हुआ इसका? अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल बराबर हैं और दोनों रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल के इक्वल हैं, यानी फंक्शन f का रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल इसी के इक्वल है। तो राइट साइड पे हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल लिख लेते हैं। मैंने फंक्शन CF का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल हल कर लिया है, ये आंसर आया है। इससे पहले मैं फंक्शन CF का लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल हल कर चुका हूँ, उसका भी यही आंसर आया था। इसका मतलब है फंक्शन CF का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल और लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल दोनों सेम आए हैं। फंक्शन CF का अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल जो है और फंक्शन CF का लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल दोनों सेम आए हैं और दोनों का आंसर C टाइम्स ऑफ फंक्शन F का रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल है। बात ख़त्म हो गई। दोनों बातें जो हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूव हो गई। ये भी प्रूव हो गया कि फंक्शन CF रीमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल है और ये भी प्रूव हो गया कि फंक्शन CF का जो रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल है वो F के रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल इंटू C के इक्वल है। तो एक तो CF रीमान स्टिल्टन इंटीग्रेबल है और दूसरा फंक्शन CF का इंटीग्रल जो है वो C टाइम्स F के इंटीग्रल के इक्वल है। ये हमने प्रूव कर लिया। ये रिज़ल्ट हमने इस केस में प्रूव किया है कि C पॉजिटिव हो। यही रिज़ल्ट हम C नेगेटिव के केस में भी सेम लाइंस के ऊपर प्रूफ करते हैं। तो सेकंड केस में हम प्रूफ करने लगे हैं C नेगेटिव के केस में। इसके लिए हमें रिलेशन की ज़रूरत पेश आएगी कि सेट CA का इन्फीमम और सेट A के इन्फीमम में क्या रिलेशन है अगर C नेगेटिव हो। इस तरह से सेट CA का सुप्रीमम और सेट A के सुप्रीमम में क्या रिलेशन है अगर C नेगेटिव हो। लेकिन पहले ज़रा देख लेते हैं कि पहले हम लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल हल करेंगे CF का और फिर हम अपर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल हल करेंगे CF का। अगर मुझे किसी भी फंक्शन का लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल हल करना हो तो वो LPF अल्फाज के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है, जहाँ पे LPF अल्फा जो है वो समीशन स्मॉल mi डेल्टा अल्फा ही होता है और जो स्मॉल mi है वो हमारे पास इन्फीमम ऑफ f ऑफ x होता है। और मुझे चूँकि हल करना है क्या फ़िलहाल CF फंक्शन का लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल और उसकी रिलेशन बनानी है फंक्शन f के लोअर रीमान स्टिल्टन इंटीग्रल के साथ, तो बेसिकली मैं LPF अल्फ़ा और LPCF अल्फ़ा के दरमियान रिलेशन ढूंढूंगा और उसके लिए मैं उसी बात का इस्तेमाल करूंगा जिसका मैंने जिक्र किया कि सेट A के
इन्फीमम में और सेट सी ए के इन्फीमम में क्या रिलेशन है अगर सी नेगेटिव हो। सेम उसी तरह की रिलेशन है जैसा सी पॉजिटिव के केस में थी, और वो रिलेशन ये है कि अगर ए आपके पास कोई बाउंडेड सबसेट हो आर का, सी कोई नेगेटिव नंबर हो, आप सेट सी ए का इन्फीमम निकालना चाहें तो वो ए के सुप्रीमम इंटू सी के इक्वल होगा। सी पॉजिटिव के केस में सी ए सेट का इन्फीमम ए के इन्फीमम इंटू सी के इक्वल था, लेकिन सी नेगेटिव के केस में सी ए सेट का इन्फीमम जो है ए के सुप्रीमम इंटू सी के इक्वल है। दूसरी रिलेशन आप खुद गैस कर सकते हैं कि अगर हमें सुप्रीमम मालूम करना हो सेट सी ए का तो वो ए के इन्फीमम इंटू सी के इक्वल है। ये रिलेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और फिलहाल हम रिलेशन बनाना चाहते हैं किसकी, एल पी एफ अल्फ़ा की और एल पी सी एफ अल्फ़ा की। इसके लिए मुझे सी एफ के इन्फीमम और एफ के इन्फीमम की रिलेशन की ज़रूरत है। और अगर मुझे मालूम करना है फंक्शन सी एफ का इन्फीमम तो पहले ऐसा करते हैं कोई सी भी पार्टीशन ले लेते हैं। इस पार्टीशन के लिए सी एफ ऑफ एक्स सेट का इन्फीमम ओवर द ith सब इंटरवल। सी एफ ऑफ एक्स का मतलब आपको मालूम है सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स सेट को हमने सी से मल्टीप्लाई किया है और उसका इन्फीमम मालूम करना है। और इस रिलेशन के मुताबिक कि सी टाइम्स ए का इन्फीमम मालूम करना हो तो वो सी टाइम्स ए के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है। तो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा कि सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम ओवर द ith सब इंटरवल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव होने की वजह से हमने सेट सी एफ ऑफ एक्स के इन्फीमम और एफ ऑफ एक्स के सुप्रीमम में रिलेशन बनाई है कि सी एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स के सुप्रीमम के इक्वल है। और अगर हम इनको डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करें और जो हमारे पास आई इक्वेशंस बने उनको ऐड कर लें तो हमारे पास बन जाएगी ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में लेफ़्ट साइड पे सी एफ ऑफ एक्स के इन्फीमम को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई किया गया है आई फ्रॉम 1 to n, और जब इन्फीमम इंटू डेल्टा अल्फा आई का सम लिया जाता है तो वो बन जाया करता है एल पी। फंक्शन सी एफ की बात हो रही है तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एल पी सी एफ अल्फ़ा बन गया, और राइट साइड पे सुप्रीमम इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई को सम किया गया है तो ये यू पी एफ अल्फ़ा बन गया है, क्योंकि यू पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल हुआ करता है, जो हमारे पास यू पी एफ अल्फ़ा है वो इक्वल हुआ करता है कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा इसका सम, या सम ऑफ सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स और द ith सब इंटरवल इंटू डेल्टा अल्फा आई। तो राइट साइड पे जो है मेरे पास यू पी एफ अल्फ़ा बन गया है और बाहर सी है। अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ लोअर रिमांस इंटीग्रल सी एफ फंक्शन का तो मैं एल पी सी एफ अल्फ़ाज का सुप्रीमम लूँगा। मैं यहाँ एल पी सी एफ अल्फ़ा का अगर सुप्रीमम ले लूँ पार्टीशन पी के लिए तो फंक्शन सी एफ का लोअर रिमांस इंटीग्रल बन जाएगा, और मैं सुप्रीमम ले रहा हूँ दोनों साइड्स पर पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट से, तो ये फंक्शन सी एफ का लोअर रिमांस इंटीग्रल बन जाएगा। और राइट साइड पे सी टाइम्स यू पी एफ अल्फ़ाज का सुप्रीमम है। अगर मैं सी को बाहर ले लूँ तो ले सकता हूँ, सी मेरे पास नेगेटिव नंबर है। सी नेगेटिव नंबर हो और मुझे सुप्रीमम सी ए का हल करना हो तो वो सी टाइम्स ए के इन्फीमम के इक्वल हुआ करता है। राइट साइड से अगर हम सी को बाहर लेंगे तो यू पी एफ अल्फ़ाज का इन्फीमम बन जाएगा इस रिज़ल्ट की मदद से, और राइट साइड पे यू पी एफ अल्फ़ाज का इन्फीमम है। याद करें जब यूज़ का इन्फीमम लेते हैं तो क्या बनता है, यूज़ जो है वो अपर रिमांस टिल्डेड सम होते हैं। अपर रिमांस टिल्डेड सम्स का जब इन्फीमम लिया करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाया करता है, अपर रिमांस इंटीग्रल बन जाया करता है। हमारे पास लेफ़्ट साइड पे बन गया है सी एफ का लोअर रिमांस इंटीग्रल और राइट साइड पे बन गया है एफ का अपर रिमांस इंटीग्रल। और एफ कैसा फंक्शन है, जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो रिमांस इंटीग्रेबल है। तो ये जो हमारे पास राइट साइड पे एफ का अपर रिमांस इंटीग्रल बना है ये इंटीग्रल के ही इक्वल है। कोई भी फंक्शन रिमांस इंटीग्रेबल उस वक्त होता है जब उसके अपर रिमांस इंटीग्रल और लोअर रिमांस इंटीग्रल दोनों बराबर आ जाया करते हैं। तो राइट साइड पे मेरे पास बन गया है क्या, एफ डी अल्फ़ा यानी एफ का रिमांस इंटीग्रल।
तो मैंने सी एफ फंक्शन का लोअर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल हल किया है, वो सी टाइम्स एफ के रीमान स्टिल्स इंटीग्रल के इक्वल आ गया है। और इसी तरह से अब मैं फंक्शन सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है उसको हल करूँगा और इन्हीं दोनों रिलेशंस का इस्तेमाल करूँगा कि सी ए सेट का इन्फीमम जो है ए के सुप्रीमम इंटू सी के इक्वल है और सेट सी ए का सुप्रीमम जो है ए के इन्फीमम इंटू सी के इक्वल है अगर हमारे पास नंबर सी जो है वो नेगेटिव नंबर हो। और मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ फंक्शन सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल, और जो किसी भी फंक्शन का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल होता है वो u के इन्फीमम के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने ये काम फंक्शन सी एफ के लिए करना है, तो मैं फंक्शन सी एफ के लिए u कैलकुलेट करके उनका इन्फीमम लूँगा। और इसके लिए मुझे ज़रूरत पेश आएगी कि यू पी एफ अल्फ़ा का फार्मूला क्या है, वो कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा ही होता है। काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। और कैपिटल एम आई जो है एफ़ की वैल्यूज़ ओवर द ith इंटरवल्स के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है। और मुझे रिलेशन बनानी है किसी तरह से किसके दरमियान, यू पी सी एफ अल्फ़ा और यू पी एफ अल्फ़ा के दरमियान, या यू पी सी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा के दरमियान। एफ़ के लिए चाहे मैं एल्स की मदद से हल कर लूँ चाहे मैं यूज़ की मदद से हल कर लूँ, एक ही जैसी बात है, क्योंकि एफ़ जो है रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। जब मैं यू पी सी एफ अल्फ़ा को हल करना शुरू करूँगा तो सी को बाहर लेने पर मेरे पास जो सुप्रीमम है वो इन्फीमम में चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास यू पी सी एफ अल्फ़ा की रिलेशन बनेगी एल पी एफ अल्फ़ा के साथ। कैसे बनेगी देखते हैं। और हम हल करना चाह रहे हैं क्योंकि सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स सम, तो मैं सी एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट्स का सुप्रीमम हल करने लगा हूँ। और चूंकि सी नेगेटिव है और सी एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को सी से मल्टीप्लाई करके सुप्रीमम ले रहे हैं। और जब हम सेट सी ए का सुप्रीमम लेना चाहते हैं तो हम ए का इन्फीमम लेके उसे सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम एफ ऑफ एक्स का इन्फीमम लेके उसे सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह की हमारे पास n इक्वेशंस बन जाएंगी। उन सारी इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं और राइट साइड पे जो c है उसे समेशन से बाहर लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सी एफ ऑफ एक्स के सुप्रीमम को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है। तो ये बेसिकली सी एफ का क्या बन गया है, यू पी सी एफ अल्फ़ा बन गया है। और राइट साइड पे चूंकि इन्फीमम ऑफ एफ एक्स को डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया है तो ये फंक्शन एफ का एल पी एफ अल्फ़ा बन गया है और ये सी बाहर एज इट इज़। और मैं मालूम करना चाहता हूँ फंक्शन सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल, तो मुझे ये जो यू पी सी एफ अल्फ़ाज आ गए हैं इनका इन्फीमम मालूम करना है। किसके रिस्पेक्ट से, पार्टीशंस को तब्दील करते हुए। तो हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पर ले रहे हैं इन्फीमम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशंस। और राइट साइड पे जब मैं इन्फीमम लूँगा सेट सी एल पी एफ अल्फ़ा का, तो इन्फीमम ऑफ सी ए जो है वो सी टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए होता है। तो अगर मैं राइट साइड पे इन्फीमम लेकर सी को बाहर ले लूँ तो एल्स का इन्फीमम जो है वो किस में तब्दील हो जाएगा, सुप्रीमम में तब्दील हो जाएगा। मैंने दोनों साइडों पर इन्फीमम लिया है। लेफ्ट साइड पे इन्फीमम एज इट इज़ रहा है, राइट साइड पे इन्फीमम ऑफ सी इंटू एल जो है वो सी इंटू सुप्रीमम ऑफ एल में चेंज हो गया है, चूँकि हमारे पास जो नंबर सी है वो नेगेटिव नंबर है। और सी एफ अल्फाज के यू का इन्फीमम लेने का मतलब है फंक्शन सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल बन गया है। और एल पी एफ अल्फाज के सुप्रीमो का मतलब है कि फंक्शन एफ का लोअर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल बन गया है। और चूँकि फंक्शन रीमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है तो हम इस फंक्शन के लिए इस लोअर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल को रीमान स्टिल्स इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल इक्वल आ गया है सी टाइम्स एफ के रीमान स्टिल्स इंटीग्रल के। सी एफ का लोअर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल हम पहले ही हल कर चुके हैं और उसका भी यही आंसर आया था। तो फंक्शन सी एफ का लोअर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल और फंक्शन सी एफ का अपर रीमान स्टिल्स इंटीग्रल दोनों बराबर आ गए हैं सी टाइम्स ऑफ
एफ का रिमान स्टिल्स इंटीग्रल। और किसी भी फंक्शन का अगर अपर और रिमान स्टिल्स इंटीग्रल बराबर आ जाए तो क्या मतलब होता है? तो मतलब होता है कि वो फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है, और वो दोनों बराबर जिस नंबर के आए हैं वही उसके रिमान स्टिल्स इंटीग्रल का आंसर भी है। यानी फंक्शन सी एफ का जो इंटीग्रल है वो सी टाइम्स एफ के इंटीग्रल के इक्वल है अगर सी नेगेटिव हो। मैंने फंक्शन सी एफ का इंटीग्रल प्रूव कर लिया है कि इक्वल है सी टाइम्स एफ के इंटीग्रल के अगर सी नेगेटिव हो। इससे पहले मैंने सी पॉजिटिव के लिए प्रूव कर लिया था। किसके लिए बाकी बचा है? सी इक्वल्स टू 0 के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सी जो है वो 0 के इक्वल हो तो हम रिमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है सी एफ फंक्शन का कैसे हल करेंगे। इसके लिए मैं फंक्शन सी एफ के लिए डायरेक्ट ही हर पार्टीशन के लिए u और l कैलकुलेट करके उनका इन्फीमम और सुप्रीमम हल करूंगा और उससे डायरेक्ट इंटीग्रल मालूम कर लूँगा। आसान सा काम है इसलिए, वरना c 0 ना हो तो फिर मुश्किल काम है उसका रिमान स्टिल्स इंटीग्रल हल करना। क्योंकि c हमारे पास 0 है तो सी एफ ऑफ x जो है वो 0 इंटू एफ ऑफ एक्स यानी 0 बन रहा है। कोई सी पार्टीशन ले लेते हैं। अगर हमने कोई सी पार्टीशन ले ली जिसमें x0 x1 से xn तक एलिमेंट्स हैं और इनके लिए मैंने सी एफ ऑफ x का इन्फीमम निकाला। क्यों इन्फीमम निकाल रहा हूँ कि मैं सी एफ के l हल करके उनका सुप्रीमम लूँगा। क्योंकि हर सी एफ ऑफ एक्स का आंसर हमेशा 0 है, यानी सेट में एलिमेंट ही 0 है, तो उसका लोअर बाउंड जो है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी इन्फीमम वो भी 0 ही बनेगा। और अगर मैं इस सी एफ ऑफ एक्स सेट का सुप्रीमम निकालूं, याद रहे इस वक्त मेरे पास सी एफ ऑफ एक्स सेट में चाहे आप एक्स जितने मर्जी बदलते चले जाएं, सिर्फ क्या मौजूद है? सिर्फ और सिर्फ 0 मौजूद है हर एक्स के लिए। यानी ith सब इंटरवल के लिए ले लें, वो ith सब इंटरवल पहला हो, दूसरा हो, nth सब इंटरवल हो, हर एक के लिए सी एफ ऑफ एक्स में सिर्फ 0 मौजूद है। अगर सेट में 0 मौजूद है तो उसका जो सुप्रीमम है वो भी 0 ही है। ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को डेल्टा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर लेते हैं, और लेफ़्ट साइड पे सी एफ के इन्फीमम इंटू डेल्टा अल्फा का सम है और ये किसके इक्वल है? काफ़ी दफ़ा आज इस्तेमाल किया है, आपको याद हो गया होगा। ये सी एफ का जो है एल है, यानी ये एल पी सी एफ अल्फ़ा है। और राइट साइड पे सी एफ ऑफ एक्स के सुप्रीमम इंटू डेल्टा अल्फा का सम है, तो ये सी एफ का यू पी सी एफ अल्फ़ा है। और सेंटर में तो 0 है, डेल्टा अल्फा इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 0 ही रहेगा। और अगर हम इन एल पी सी एफ अल्फाज का क्या ले लें, पार्टीशन बदलते चले जाएं और एल्स का सुप्रीमम ले लें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? तो हमारे पास जो है एल्स के सुप्रीमम से लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल बन जाएगा। तो अगर हम एल्स का सुप्रीमम ले लें लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि हर पार्टीशन के लिए आंसर हमेशा 0 है, यानी इस सेट में जिसमें एल पी एफ अल्फ़ा जिसमें एल पी सी एफ अल्फ़ाज मौजूद हैं सिर्फ 0 ही मौजूद है। तो वो सेट जिसमें सिर्फ 0 मौजूद हो उस सेट का जो सुप्रीमम है वो भी 0 ही होगा। और राइट साइड पे जो यू पी सी एफ अल्फ़ाज हैं वो भी हमेशा 0 के इक्वल हैं, उस सेट में भी सिर्फ 0 ही है। और अगर इन यूज़ वाले सेट का जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद है 0, हम इन्फीमम ले लें तो वो इन्फीमम भी 0 ही आएगा। सी एफ के एल्स का सुप्रीमम सी एफ का लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल बन गया है, और सी एफ सेट के यूज़ का इन्फीमम जो है सी एफ का अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल बन गया है, और दोनों का आंसर 0 आ गया है। अगर फंक्शन सी एफ का लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल और अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल दोनों 0 आ गए हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन सी एफ जो है वो रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है, और सी एफ फंक्शन का जो रिमान स्टिल्स इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है? वो 0 के इक्वल है। हमने ये तो प्रूव कर लिया कि फंक्शन सी एफ जो है वो रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है और इसके इंटीग्रल का आंसर 0 है। हमें एक और रिजल्ट प्रूव करना था कि फंक्शन सी एफ का इंटीग्रल जो है वो इक्वल है सी टाइम्स फंक्शन एफ के इंटीग्रल के। फंक्शन सी एफ का इंटीग्रल जो है वो 0 आ गया है। फंक्शन एफ का इंटीग्रल जो भी आएगा ज़रूर, क्योंकि गिवन ये है कि फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। जब उसको सी से यानी
0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो फंक्शन f का इंटीग्रल इंटू c ये 0 है। फंक्शन सी एफ का इंटीग्रल 0 है, c0 के केस में फंक्शन f का इंटीग्रल इंटू c ये भी 0 है c0 के केस में। इसका मतलब है फंक्शन सी एफ का इंटीग्रल इक्वल है फंक्शन f के इंटीग्रल इंटू c के। और ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया है c0 के लिए, c पॉजिटिव के लिए भी कर लिया, c नेगेटिव के लिए भी कर लिया, c0 के लिए भी कर लिया। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन f रिमांस इंटीग्रेबल हो और आप कोई रियल नंबर c लेकर नया फंक्शन cf बना लें तो फंक्शन cf भी रिमांस इंटीग्रल हुआ करता है और फंक्शन cf का रिमांस इंटीग्रल f के रिमान इंटीग्रल इंटू c के इक्वल हुआ करता है। और आज के लेक्चर के लास्ट में एक छोटा सा रिजल्ट करने लगे हैं और वो रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो रिमांस इंटीग्रेबल है और फंक्शन f के लिए f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो हमेशा एक नंबर m से लेसर इक्वल है, तो ऐसी सूरत में फंक्शन f के इंटीग्रल का जो मॉडुलस है वो लेसर इक्वल होगा m टाइम्स अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a के। मुझे फंक्शन f का रिमान इंटीग्रल हल करना है, उसका मॉडुलस लेना है और उसको प्रूव करना है कि वो लेसर इक्वल है m टाइम्स अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a से। और गिवन ये है कि f ऑफ x का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल है। अगर मुझे f का इंटीग्रल हल करना है और f चूँकि रिमान इंटीग्रेबल है तो मैं इसका इंटीग्रल u's के इन्फिमम की मदद से भी हल कर सकता हूँ और मैं इसका इंटीग्रल जो है l के सुप्रीमम की मदद से भी हल कर सकता हूँ। मैं इसी बात का इस्तेमाल करूँगा और मैं इसके साथ साथ इस बात का इस्तेमाल करूँगा कि सुप्रीमम में और सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होती है, सुप्रीमम में और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होती है, इन्फीमम में और सेट के एलिमेंट्स में क्या रिलेशन होती है, इन्फीमम में और सेट के लोअर बाउंड्स में क्या रिलेशन होती है। तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन ये है कि जो फंक्शन f है वो रिमान इंटीग्रेबल है, तो फंक्शन f का जो इंटीग्रल है वो u के इन्फीमम की मदद से भी हल हो सकता है और वो एल्स के सुप्रीमम की मदद से भी हल हो सकता है। अगर मैंने u का इन्फीमम लिया है और मैं कोई सा u लूँ तो इन्फीमम जो होता है वो चूँकि सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है तो जो इन्फीमम होगा वो u से लेसर इक्वल होगा और इन्फीमम जो है वो इंटीग्रल के इक्वल है। इसका मतलब है इंटीग्रल जो है वो किसी भी u p1 f अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा। कोई सी भी पार्टीशन p1 हम ले सकते हैं, उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है और इंटीग्रल जो है वो एल्स के सुप्रीमम के इक्वल है। तो सुप्रीमम जो है वो हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है। अगर मैं किसी भी पार्टीशन के लिए एल हल करूं तो सुप्रीमम यानी इंटीग्रल उस पार्टीशन के एल से ग्रेटर और इक्वल होगा और उस पार्टीशन का नाम मैं P2 रख रहा हूं कि A से B एफ डी अल्फ़ा इंटीग्रल जो है वो एल P2 F अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल है। ये रिलेशन फ़िलहाल हमने इंटीग्रल की बना ली है। मुझे इंटीग्रल के मॉडुलस के लिए रिज़ल्ट बनाना है और अगर मुझे इंटीग्रल के मॉडुलस के लिए रिज़ल्ट बनाना है तो मैं मॉडुलस की इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा कि अगर मैं x को प्रूव कर पाऊँ कि वो किसी नंबर a से लेसर इक्वल और उसी नंबर के माइनस से ग्रेटर इक्वल है तो फिर x का मॉडुलस लेसर इक्वल टू a हुआ करता है। यानी मैं इस f के इंटीग्रल को m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से लेसर इक्वल प्रूव करूँगा और माइनस m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से ग्रेटर प्रूफ करूँगा। और इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस बात का कि मुझे गिवन है कि फंक्शन का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल है। ये जो रिज़ल्ट होल्ड कर रहा है किसी भी पार्टीशन P1 के लिए और किसी भी पार्टीशन P2 के लिए, मैं चूँकि राइट साइड पे अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a इंटू m लाना चाहता हूँ और लेफ़्ट साइड पे भी माइनस m इंटू अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक ख़ास तरह की पार्टीशन चूज़ कर रहा हूँ और वो दोनों पार्टीशन P1 और P2 मैं सेम ले रहा हूँ और दोनों को a और b ले रहा हूँ। यानी पार्टीशन में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं a और b और इस पार्टीशन के लिए अगर l हल करें तो किसके इक्वल होगा, याद कर लें L किसके इक्वल हुआ करता है, L जो होता है वो इक्वल होता है स्मॉल mi इंटू डेल्टा अल्फ़ा आइज़ और इसका सम।
और जो u है वो इक्वल हुआ करता है कैपिटल एम आई इंटू डेल्टा अल्फा इज और उन सारों का सम। हमारे पास जो पार्टीशन है उस पार्टीशन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, यानी एक ही उसका सब इंटरवल बन रहा है और वो सब इंटरवल बेसिकली ए बी खुद ही है। तो अगर मैं इसके लिए एल हल करूँगा तो वो इक्वल होगा m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 के, और जो u हल करूँगा इस पार्टीशन के लिए वो इक्वल होगा कैपिटल M1 इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1 के। जो डेल्टा अल्फ़ा 1 है वो किसके इक्वल आएगा? आपको याद होगा किसी भी ith सब इंटरवल के लिए जो डेल्टा अल्फ़ा इक्वल हुआ करता है वो अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन का एक ही इंटरवल है और वो कौन सा इंटरवल है? वो है a कोमा b। तो इसके लिए जो मेरे पास डेल्टा अल्फ़ा आई होगा और वो डेल्टा अल्फ़ा 1 है वो होगा अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a। और कैपिटल M1 और स्मॉल m1 जो हैं उनकी डेफिनेशन हमें याद हैं। कैपिटल M1 जो है वो f का सुप्रीमम है, तो ये f की हर वैल्यू से ग्रेटर इक्वल है, और f के अपर बाउंड से जो है वो लेसर इक्वल है। स्मॉल m1 जो है वो f का इन्फीमम है, तो ये f की हर वैल्यू से लेसर इक्वल है, लोअर बाउंड है, और इन्फीमम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये किसी भी लोअर बाउंड से ग्रेटर आर इक्वल है। और हमें यहाँ पे गिवन ये है कि fx का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m है। अगर fx का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि fx माइनस m से ग्रेटर आर इक्वल और m से लेसर इक्वल है। यानी f की वैल्यूज़ के लिए m अपर बाउंड है और माइनस m जो है लोअर बाउंड है, और m1 जो है वो f की वैल्यूज़ का सुप्रीमम है। सुप्रीमम जो है वो हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है, और चूँकि fx हमेशा माइनस m से ग्रेटर इक्वल है और माइनस m इसका लोअर बाउंड है, तो जो इसका इन्फीमम है f की वैल्यूज़ का m1 वो इस माइनस m लोअर बाउंड से ग्रेटर इक्वल है। तो डेफिनेशन ऑफ m1 और कैपिटल M1 के मुताबिक जो m1 इन्फीमम है वो लोअर बाउंड माइनस m से ग्रेटर इक्वल है, और जो कैपिटल M1 हमारे पास सुप्रीमम है वो अपर बाउंड कैपिटल M से लेसर इक्वल है। m1 माइनस m से ग्रेटर इक्वल है, m1 कैपिटल M से लेसर इक्वल है, और चूँकि माइनस m m1 से लेसर इक्वल है, इसको डेल्टा अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस m डेल्टा अल्फ़ा 1 लेसर इक्वल टू स्मॉल m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 है, और चूँकि कैपिटल M1 लेसर इक्वल टू कैपिटल M है, इसको डेल्टा अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 लेसर इक्वल टू m डेल्टा अल्फ़ा 1 है। इस इनक्वालिटी में लेफ़्ट साइड पे m1 डेल्टा अल्फ़ा 1 की जगह इससे लेसर इक्वल नंबर माइनस m इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1 लिख लेते हैं, और राइट साइड पे कैपिटल M1 डेल्टा अल्फ़ा 1 की जगह उससे बड़ा नंबर कैपिटल M इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1 लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट बन रहा है कि माइनस m डेल्टा अल्फ़ा 1 लेसर इक्वल है f के इंटीग्रल से, और f का इंटीग्रल लेसर इक्वल है कैपिटल M इंटू डेल्टा अल्फ़ा 1, और हम इस्तेमाल कर रहे हैं मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी का। अगर हमारे पास x जो है वो माइनस a और a के इन बिटवीन हो तो x का मॉडुलस a से लेसर इक्वल होता है। f का जो इंटीग्रल है वो m डेल्टा अल्फ़ा 1 और माइनस m डेल्टा अल्फ़ा 1 के बिटवीन, तो f के इंटीग्रल का मॉडुलस जो है वो m डेल्टा अल्फ़ा 1 से लेसर इक्वल है। और अब हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा अल्फ़ा 1, और याद रखें कि ith सब इंटरवल के लिए डेल्टा अल्फ़ा आई का फार्मूला अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स आई माइनस 1 होता है। यहाँ पे हमारे पास जो पार्टीशन है उसमें एक ही इंटरवल है a से b, और इसके लिए डेल्टा अल्फ़ा 1 इक्वल होगा अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a के। तो ये जो डेल्टा अल्फ़ा 1 है इसकी जगह अगर हम अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a लिख लें तो इंटीग्रल का मॉडुलस लेसर इक्वल हो गया m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से। एक छोटा सा रिजल्ट हमने प्रूव किया है, पेपर में आ सकता है कि अगर कोई फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल हो और उस फंक्शन का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल हो तो फिर उस फंक्शन के इंटीग्रल का मॉडुलस m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a से लेसर इक्वल होगा। आज हमने f रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है तो फंक्शन सी एफ बी रीमान सीरीज इंटेग्रेबल हैं किसी भी रियल नंबर c के लिए, और दूसरा एक ये छोटी सी इनक्वालिटी प्रूफ की है। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।